जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की क्लास में हम DPSP पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप सभी को मैं बता दूं, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से NCERT सार संग्रह करा रहा हूं, जिसमें मैंने पॉलिटी आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया है और इसके लमसम हमने 10 क्लास कर चुके हैं। आज हम DPSP को पढ़ेंगे, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य ये है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ठीक है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भाग 4 में आपको कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को आपकी व्यवस्था की गई है। समान आचार संहिता राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है, किंतु समाज नागरिक संहिता नीति निर्देशक का तत्व है। तो जो आपका समान आचार संहिता है, ये नीति निर्देशक तत्व का तो भाग नहीं है, लेकिन समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग नहीं है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं ना, ये आपके वाद योग नहीं है। इधर देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों को प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी प्रावधान किया गया है। तो बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारियों की भागीदारी का प्रबंधन किया गया है। तो अनुच्छेद 43 का। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए सामान्य वेतन का अधिकार कहाँ किया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रावधान किया गया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित किया गया है। तो आपके DPSP में चीज़ें मेंशन की गई हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका था। अच्छा, जो DPSP है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है। तो ये कथन KT शाह का है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये कथन किसका है। तो KT शाह का है। क्लियर। आगे यहाँ पे दिया गया है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो एक एक करके हम सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। सबसे पहला है हमारा अनुच्छेद 36। नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा बताता है हमारा अनुच्छेद 36। 37 अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ना होना। तो न्यायालय द्वारा जो परिवर्तनीय ना हो उसे हम अनुच्छेद 37 कहते हैं। अनुच्छेद 38 की बात करें तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना अनुच्छेद 38। अनुच्छेद का 38 का क्लॉज 2 बोलता है आय की असमानताओं को कम करना। आय की असमानताओं को कम करना, क्लॉज 2 अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 39 का क्लॉज क बोलता है निःशुल्क
विधिक सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 का क्लॉज ख कहता है समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप प्रभावित हो। मतलब समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं उनका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार किया जाए कि उससे सामूहिक हितों को सर्वोत्तम रूप से प्राप्त हो। ठीक है, यह अनुच्छेद 39 ख कहता है। अनुच्छेद 39 घ की बात करें तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए सामान्य वेतन प्रदान करना। और अनुच्छेद 39 का ड बोलता है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। तो एक तो पुरुष और स्त्रियों के कामकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का और तथा बालक के सुकुमार अवस्था में उनका दुरुपयोग ना हो, ये हमारा अनुच्छेद 39 ही बताता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 40 है, ये बताएगा आपको ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत एवं मानववंचित दिशाएं तथा परिस्थिति सहायता। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 के बाद आते हैं अनुच्छेद 43 का क्लॉज ए। तो अनुच्छेद 43 का जो क्लॉज ए है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का क्लॉज ख सहकारी समितियों के सर्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43 का ख। अनुच्छेद 44 की बात करें, सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता आपका अनुच्छेद 44 है। आगे बात करें अनुच्छेद 45 की, तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आपका अनुच्छेद 45 बोलता है। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें, SC ST दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हित की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषांतर स्तर पर जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य में सुधार, हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वंश पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास। तो एक तो इनके नस्लों में सुधार के प्रयास के लिए अनुच्छेद 48 है आपका। आगे देखते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना, मतलब टेक्नोलॉजी को उपयोग करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा करना। अनुच्छेद 49 बोलता है राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों और स्थानों की व्यवस्था का संरक्षण करना। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करना या उनके स्थानों की संरक्षण करना, ये हमारा अनुच्छेद 49 बोलता है। और अनुच्छेद अगर हम 50 की बात करें तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अनुच्छेद 51 बोलता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, तो डीपीएसपी में ये सारे जो अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेद हमने पढ़ लिए। इसमें एक और चीज़ है, मूल अधिकार कानून रूप से मान्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त हैं। तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये आपके नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है और मूल अधिकार कानून
कानूनी रूप से मान्य है। क्लियर। तो डीपीएसपी के जितने अनुच्छेद थे वो सारे अनुच्छेद हमने पढ़ लिए। डीपीएसपी होता क्या है ये हमने पढ़ा, और इसमें क्या क्या हमें प्रावधान है और क्या क्या सिद्धांत मिले हैं, ये सारी चीज़ों को हमने समझा। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हम मूल कर्तव्य कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए एक एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया जाता है? तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया था? मूल कर्तव्य को अपने संविधान में सम्मिलित किया था। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाने का सुझाव दिया था। किसने? स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था संविधान में, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का प्रावधान दिया था, सुझाव दिया था संविधान में, लेकिन 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जो गठित हुई थी, इसके सुझाव पर आपका मूल कर्तव्य को अनुशंसा पर शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें थोड़ा याद रखिएगा कि एक तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976, इन्होंने 8 सुझाव दिए थे, लेकिन आपके 10 सुझाव कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दूसरा, भारतीय संविधान में 11वां जो मूल कर्तव्य है वो आपका 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला नैतिक कर्तव्य, दूसरा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? तो ये आपका नैतिक कर्तव्य माना जाता है, मोरल ड्यूटी। ठीक है। तो मूल कर्तव्य के अंतर्गत अगर स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किया जाए तो ये आपका कौन सा कर्तव्य होगा? नैतिक कर्तव्य। क्योंकि हमने पढ़ा मूल कर्तव्य के 2 वर्ग होते हैं, एक नैतिक होता है, एक नागरिक होता है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के लिए क्या है? मूल कर्तव्यों में से एक है। पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों की रक्षा करने के लिए मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का अंग है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, स्मारक है, इनकी रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, लेकिन ये राज्य के डीपीएसपी के अंग आते हैं। क्लियर। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का क्या है? कर्तव्य है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 51 के क के क्लॉज 5 में आपका वर्णित है। क्या? कि महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51 आपका क क्लॉज 5 में आपका ये वर्णित है। मूल कर्तव्य
किन पर लागू होते हैं? तो ये केवल नागरिकों पर ही लागू होते हैं मूल कर्तव्य। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नागरिकों के लिए कुछ 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं, उनको हम एक एक करके समझते हैं। ठीक है, नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो क्या क्या हमारे मौलिक कर्तव्य हैं? पहला देखते हैं, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो पहला हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो भी हमारे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और जिन्होंने अपने उच्च आदर्श से काम किया था, उनके आदर्शों को आप हृदय में रखें या फिर उनकी बातों का पालन करें। आगे देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और इसे अशोषण करें। मतलब इनकी रक्षा करें, किसकी? संप्रभुता की, एकता की, अखंडता की। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। आपको देश की रक्षा करना है और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब आप सम्मान रखें दूसरों के प्रति। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हों, ऐसी प्रथाओं को त्याग करें और जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो आपको ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों का सम्मान ना करे, और आपको धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों, मतलब भेदभाव ना करें आप। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, कि गैर गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। आप सामाजिक सांस्कृतिक को गौरवशाली जो परंपरा है हमारी, उसका महत्व समझें और इसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, इनकी रक्षा करें, इसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। आगे बात करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते रहे और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के प्रोग्रेस के प्रति हित में काम करें। और आगे बात करते हैं 11वें की। तो 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता को संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मतलब आप अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 भाग धारा 4 के द्वारा आपका ये जोड़ा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार उनके माता पिता या जो भी संरक्षक हैं वो प्रदान करें। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो विजय इमुलन बनाम केरल राज्य का जो केस हुआ था,
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रगान गाने के लिए बाद आपको किया जा सकता है 1986 में। और अभी आपको पता होगा कि जो सिनेमा हॉल है उसमें भी राष्ट्रगान गाने की जो स्टार्टिंग में राष्ट्रगान गाया जाता है, तो ये सम्मान के लिए, देश हित के लिए किया जाता है कि लोगों में देश प्रेम आए। ठीक है, याद रखिएगा। विजय इनुमुल बनाम केरल राज्य 1986। सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश P.N. भागवती 1985 से 86 को, मतलब जब ये थे ये मुख्य न्यायाधीश, जनहित याचिका का जनक, फादर ऑफ PIL किसे कहा जाता है? तो P.N. भागवती। याद रखिएगा, P.N. भागवती जो मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उनको फादर ऑफ PIL या फिर जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो आप सभी को पता है NCERT का सार संग्रह कि आज हमने दो टॉपिक को कंप्लीट किया। पहला टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने पढ़ लिया और दूसरा PSP, ये चीज़ें हमने पढ़ ली। अगर आपको इसमें क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। जय हिंद।